कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान क्लास 11 के अंतर्गत आप आज पढ़ेंगे पलायन ऊर्जा, पलायन वेग और यदि कोई उपग्रह पृथ्वी तल के अत्यंत निकट लगा रहा है, पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी तल के अत्यंत निकट चक्कर लगा रहा है तो उसका वेग क्या होगा, तो उसका कक्षीय वेग क्या होगा। तो सबसे पहले यही कि मान लिया ये हमारी पृथ्वी है और ये इसकी त्रिज्या क्या थी, हमने बताया था आर, और कोई एक उपग्रह यहाँ पे ऐसे चक्कर लगा रहा था तो यहाँ से यह ऊंचाई पर था, पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर था, यह ऊंचाई पर था। उसके लिए हमने कक्षीय वेग की गणना की थी, क्या की थी, v0 इक्वल टू आर अंडर रूट क्या बताया था, जी बटे आर प्लस एच था, क्या बताया था, जी बटे आर प्लस एच, ये बताया था आपको, ये बताया था कि कक्षीय वेग v0 इक्वल टू आर अंडर रूट जी अपॉन आर प्लस एच, ये आपको बताया गया था गणना में। अब इसके बाद में ये h नहीं है, मतलब जो दूसरा कोई कण है, दूसरा कोई उपग्रह बिल्कुल पृथ्वी के कक्षा के किनारे है, पृथ्वी के मतलब जो तलके है वो किनारे है, मतलब यह जब यहाँ पे इतना ही बचा है, अभी कहते हैं और थोड़ा कम कर दें तो यच बिल्कुल मतलब नगण्य हो जाएगा। यच जो है, यच दूरी क्या मान ली जाए, नगण्य मान ली जाए, जो यच है वो क्या मान ली जाए, नगण्य मान ली जाए, मतलब यच का मान खत्म। यच जो है छोटा हो जाए आर के बराबर, लगभग इक्विवेलेंट आर हो जाए, तब क्या होगा, मतलब बिल्कुल पृथ्वी तल के क्या आ जाए, बिल्कुल निकट आ जाए, बिल्कुल समीप, बिल्कुल मतलब पता है जमीन से टच कर समझ लो गति कर रहा हो। तो यदि कोई उपग्रह पृथ्वी अति समीप, यदि कोई उपग्रह पृथ्वी तल के अति समीप हो, मतलब यच छोटा हो आर से, मतलब बिल्कुल आर के इक्विवेलेंट ही आ जाए, यच जो है जो उपग्रह है वो यच क्या हो जाए, वहां पे 0 हो जाए, तो आर की तुलना में, इस स्थिति में आर की तुलना में यच क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अभी आर तो है तुम्हारा लगभग इतना बड़ा, अब यच बिल्कुल इतना ही हो, बिल्कुल जरा सा हो, इतना ही हो, तो आर बड़ा है कि यच, आर बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, पृथ्वी की त्रिज्या के सामने जो उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई है वो बिल्कुल नगण्य है, सूक्ष्म मात्रा है। तो हम मान लेंगे कि पृथ्वी तल के अत्यंत समीप कोई उपग्रह जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो h का मान क्या हमने मान लेंगे, h का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर इस स्थिति में h का मान हम क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे, इस स्थिति में h का मान हम क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। तो हमारी जो समीकरण आई थी वो पुरानी वाली वो क्या आई थी, v0 इक्वल टू आर अंडर रूट जी बटे आर प्लस एच, तो एच इक्वल टू क्या रखने पर, 0 रखने पर, तो v0 इक्वल टू आर अंडर रूट जी बटे आर प्लस 0, तो v0 इक्वल टू आर अंडर रूट जी अपॉन, ये वाला आर जब अंदर जाएगा तो स्क्वायर के साथ जाएगा, किसके साथ जाएगा, तो v0 इक्वल टू अंडर रूट जी आर स्क्वायर अपॉन आर, ये स्क्वायर से अब आर ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो v0 इक्वल टू अंडर रूट जी आर। इसके लिए हमारे पास जो समीकरण प्राप्त होगी वो क्या प्राप्त होगी, v0 इक्वल टू अंडर रूट जी आर। ये समीकरण कब प्राप्त होगी, कब के लिए, जब h का मान लगभग 0 हो, या यूं कहते हैं कि जो पृथ्वी तल के अत्यंत निकट गति कर रहा हो, कौन, उपग्रह, उपग्रह कहाँ हो, पृथ्वी तल के अत्यंत निकट हो, तब h का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसकी अगर हम गणना भी करना चाहें तो गणना भी कर सकते हैं, v0 इक्वल टू अंडर रूट 9.8 हो गया मान जी का,
जी का मान कितना हो गया 9.8। और देखिए यहाँ पे बता दे रहा हूँ मैं, जो जी का मान होता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। और जो त्रिज्या होती है पृथ्वी की, उसको उसकी वैल्यू लेते हैं, पता कितनी है जानते हो? 6.37 इंटू 10 टू पावर कितना होता है 10 टू पावर 6 मीटर में होता है, ठीक है। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे समीकरण में, तो ये क्या हो जाएगा जी आर था इंटू क्या हो जाएगा 6.37 इंटू 10 टू पावर 6। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे, गुणा उणा करेंगे पूरी, तो इसके आप गुणा तो कर ही सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? पूरा सब कुछ गुणा भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा लगभग, जब इसकी पूरी गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, गुणा और अंडर रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 7.9 इंटू 10 टू पावर 3 मीटर प्रति सेकंड वेग है ना। अब 7.9 को हम क्या लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेट क्या लिख सकते हैं 8 लिख सकते हैं, नहीं 7.9 है, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं 8 लिख सकते हैं। तो 8 लगभग गुणा 10⁻³ मीटर प्रति सेकंड, ये लगभग में है वैल्यू, ठीक है, अप्रोक्सीमेट है। और 10⁻³ को यदि हटा दें तो किलोमीटर हो जाएगा, 10⁻³ 1000 मीटर हो गया ना, तो इसको क्या हो जाएगा V0 मीटर प्रति सेकंड लगभग। तो एक कोई उपग्रह पृथ्वी तल के अत्यंत समीप कक्षा में गति कर रहा है, यदि कोई उपग्रह पृथ्वी तल के अत्यंत समीप कक्षा में गति कर रहा है तो उसका कक्षीय वेग कितना हो जाएगा लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, या 8 गुणा 10⁻³ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई। यदि कोई पृथ्वी तल के अत्यंत समीप कोई जो है उपग्रह कक्षा में चक्कर लगा रहा है, जब h की वैल्यू क्या हो रही है 0 हो रही है, ये उसके लिए है, ठीक है। आगे देखेंगे हम, इसके अगला पार्ट है पलायन ऊर्जा एवं एस्केप एनर्जी एंड एस्केप वेलोसिटी के बारे में देखेंगे। तो देखेंगे जैसे हम कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो वस्तु नीचे आ जाती है, समझ गए? ऊपर फेंक दिया तो फिर से वो वस्तु कहाँ जाएगी, नीचे आ जाएगी। हर बार जितनी ऊंचाई पर हम वस्तु फेंकते जाएं वो वस्तु नीचे ही आती रहती है, लेकिन धीरे धीरे हम उसका वेग बढ़ाते जाएं, समझ गए? और स्पीड से फेंकें, लेकिन वो वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कहाँ जाती है, पृथ्वी पर वापस लौट जाती है। लेकिन जब हम अपने वेग को इतना बढ़ा दें कि फेंकी गई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए और पुनः कभी लौटकर वापस पृथ्वी पर न आए, तो उस प्रारंभिक वेग को क्या कहेंगे, पलायन वेग कहेंगे। तो उस प्रारंभिक वेग को क्या कहेंगे, पलायन वेग कहेंगे, समझ गए? और उस वस्तु को दी गई ऊर्जा को, इस वेग को ग्रहण करने के लिए कुछ ऊर्जा देनी पड़ रही नहीं। जैसे इसको हम फेंक रहे हैं ऊपर, तो हमें इसे कुछ ऊपर फेंकने के लिए ऊर्जा देनी पड़ रही नहीं। तो पिंड को इतनी स्पीड से फेंकने के लिए ऊर्जा देनी पड़ेगी नहीं कि वो दोबारा लौटकर वापस ना आए। तो उस पिंड को दी गई ऊर्जा क्या कहलाएगी, पलायन ऊर्जा कहलाएगी। पिंड को दी गई ऊर्जा क्या कहलाएगी, पलायन ऊर्जा कहलाएगी। क्लियर हो गया आपका? बोलिए, पलायन ऊर्जा एवं पलायन वेग समझ गए? पिंड को दी गई ऊर्जा पलायन ऊर्जा कहलाएगी यदि वह क्या कर जाए, पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए और पुनः वापस लौटकर, पिंड को इतनी तेज फेंकने पर कि वो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को क्या कर जाए, पार कर जाए, वो पुनः पृथ्वी पर वापस ना लौट आए। इसलिए पिंड को दी गई जो ऊर्जा होगी वो क्या होगी, पलायन ऊर्जा। और यह वेग क्या कहलाएगा, बोलो, पलायन वेग कहलाएगा।
पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है, पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जो किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर फेंकने के लिए, फेंकने पर, समझ गए? पलायन वेग कैसा वेग है? वह न्यूनतम वेग है जो किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए, वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए और वो पुनः लौटकर पृथ्वी पर न आए, कभी वापस नहीं लौटता। और को फेंकने के लिए दी गई ऊर्जा, पलायन वेग से वस्तु को फेंकने के लिए दी गई ऊर्जा पलायन ऊर्जा। समझ गए बात? क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत? समझ गए? तो पलायन ऊर्जा की जो वैल्यू होती है वो समझ लें। पलायन ऊर्जा क्या होता है? ये हमेशा पॉजिटिव होती है ना। पलायन ऊर्जा, पलायन ऊर्जा क्या होती है? प्लस, क्योंकि उसको आप ऊर्जा कैसे देंगे? पॉजिटिव देंगे ऊर्जा, तभी तो वो ऊपर जाएगा। प्लस Gmm/r। आर क्या? पृथ्वी की त्रिज्या है, यम पृथ्वी का द्रव्यमान है जिस सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, और यम उस पिंड का द्रव्यमान है जिस पिंड को आप ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। समझ गए? ये काय का फार्मूला है? पलायन ऊर्जा का। काय का फार्मूला है? पलायन ऊर्जा का। समझ गए? और पलायन वेग कैसा वेग है आप समझ रहे हैं? पलायन वेग में कैसी ऊर्जा लगेगी बताओ? हमें कैसी ऊर्जा की जरूरत होगी? गतिज ऊर्जा की। बोलो बोलो, गतिज ऊर्जा ही तो है। ठीक है, माना दिया गया जो ऊर्जा दी गई तो इस दशा में उसका वेग क्या है? पलायन वेग। ठीक है, तो पलायन वेग को हम क्या मान लेते हैं? कोई वी है। पलायन वेग को हमने कहा से लिख लिया? वी से लिख लिया। समझ गए? और पिंड की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? भाई पिंड को गतिज ऊर्जा दोगे नहीं दोगे? पिंड की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा क्या होती है? हाफ mv²। पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होती है? हाफ mv² होती नहीं होती है? पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होती है? हाफ mv² होती है। बोलो बोलो। तो इसको जो गतिज ऊर्जा है इसको हम वी मान लेते हैं, पलायन वेग हो जाएगा यहाँ पे वेग की जगह। अब पलायन ऊर्जा क्या थी? पलायन ऊर्जा का अभी हमने बताया था फार्मूला आपको, Gmm/r। क्या बताया था? Gmm/r बताया था ना। अब पलायन ऊर्जा ही तो गतिज ऊर्जा बनेगी। ध्यान दें, जो पलायन ऊर्जा है वही तो यहाँ पर क्या बन जाएगी? गतिज ऊर्जा। अर्थात क्या बन जाएगी? पलायन ऊर्जा ही जो है वो क्या है आपकी यहाँ पर कि गतिज ऊर्जा उस पिंड को इतनी देनी चाहिए कि वो पलायन कर जाए। समझ गया? तो वही गतिज ऊर्जा बनेगी। तो क्या हो जाएगा? Gmm/r = 1/2 mve²। m से m क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 2 में है, उधर जाएगा काट जाएगा घुड़े में, तो ve² बराबर क्या हो जाएगा? 2Gm/r। स्क्वायर हटा दें, स्क्वायर हटा सकते हैं नहीं हटा सकते? तो v = √2Gm/r। और इसको Gm/r देखिए, एक फार्मूला v0 क्या होता था? √ हमने पढ़ाया था Gm/r होता नहीं होता है। तो ve = ये अच्छी जगह है। ठीक है, ve = √2 लिख सकते हैं, इंटू v0 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? क्यों? Gm/r इसकी v0 की वैल्यू हो गई। तो ये हो गया पलायन वेग और कक्षीय वेग में संबंध। पलायन वेग और कक्षीय वेग में संबंध, अर्थात वी क्या था? पलायन वेग और √2 और क्या है? कक्षीय वेग। तो ये डेरिवेशन जो आपका हुआ वो काहे का हुआ? जो डेरिवेशन था ये काहे का था? पलायन वेग एवं कक्षीय वेग में संबंध। पलायन वेग एवं कक्षीय वेग में संबंध। समझ गए? पलायन वेग एवं कक्षीय वेग में संबंध हो गया। बात समझ गए नहीं समझ पाए?
ठीक है, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ जो समीकरण आई, यदि कक्षीय वेग को √2 गुना बढ़ा दिया जाए, यदि कक्षीय वेग को √2 गुना बढ़ा दिया जाए तो पिंड पलायन कर जाएगा। समझ गए? यदि कक्षीय वेग को √2 गुना बढ़ा दिया जाए तो पिंड क्या कर जाएगा? पलायन कर जाएगा। दैट्स क्लियर हो गया आप लोगों का? कक्षीय वेग पलायन वेग बिल्कुल क्लियर है? ठीक है, तो आप लोगों को अब नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में प्राप्त होगा। ओके, थैंक यू।